Students, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter study of gas laws. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, तो इस क्लास के अंदर हम लोग सारे के सारे इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपका चैप्टर है वो क्या है, स्टडी ऑफ गैस लॉ. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, गैस लॉज के बारे में. किसके लॉ हैं, गैस के लॉ हैं. तो हल्का सा हम लोग ओवरव्यू लेंगे किसके बारे में, गैस के बारे में. हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, क्या इसका बिहेवियर रहता है, उसके बारे में बात करेंगे. तो ध्यान समझिएगा. चलिए बात करते हैं. आपने पहले पढ़ा होगा कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो आपकी गैसेस हैं उसके पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस्ड पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किसको, गैसेस को. तो गैसेस के पास क्या रहती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं. गैसेस डिफर फ्रॉम सॉलिड लिक्विड इन फॉलोइंग वेज. तो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड से. तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे. फर्स्ट आपका पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की. क्या है, गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप. जो आपकी गैसेस हैं उसके पास ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप रहता है. अगर बात करते हैं सॉलिड के पास, तो सॉलिड में के केस में क्या रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी रहता है और डेफिनेट शेप भी रहता है. अगर बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट कोई शेप नहीं होती है. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. ना ही कोई डेफिनेट शेप रहता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या रहती है, गैसेस के केस में काफ़ी ज़्यादा रहती है. अगर गैस है तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहती है. लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम लिक्विड की बात करते हैं तो काफ़ी कम रहती है. अगर सॉलिड की बात करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर रहती है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रहती है, बिल्कुल ना कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस रहती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड. ठीक है, ये तो हो गया सेकंड प्रॉपर्टी. अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे. अब जैसे आपने सेकंड में देखा था कि डिस्टेंस, जो आपकी डिस्टेंस थी, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी. इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या लगेगा, काफ़ी कम, मीन्स ना के बराबर लगता है. अगर बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में काफ़ी ज़्यादा रहता है. लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो अगर कंपैरेटिवली हम लोग बात करेंगे गैसेस से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है. अगर सॉलिड में देखेंगे तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू गैसेस, मैक्सिमम रहता है एज कंपेयर टू गैसेस. ठीक है, ये है आपका क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोला जाता है. ठीक है, ये तो हो गई थर्ड प्रॉपर्टी. अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में उनका मूवमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. ठीक है, और मूव करने के साथ साथ क्या होता है कि जो इनका कॉलिजन होता है अदर मॉलिक्यूल के साथ कॉलिजन होता रहता है. और जिस भी कंटेनर में हम लोग इसको फिल्ड करेंगे पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा. इनका क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका मूवमेंट होता है स्ट्रेट लाइन में, एक दूसरे से स्ट्राइक करते रहते हैं और साथ में जिस भी कंटेनर में हम लोग फिल करते हैं तो पूरे के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये भी आपकी गैसेस की प्रॉपर्टी है. तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है गैसेस की, जिससे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द सॉलिड एंड लिक्विड से. अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की बात करेंगे. तो ये प्रॉपर्टी आपकी वही है, प्रॉपर्टी तो आपकी वही है, लेकिन इनको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. तो काइनेटिक थ्योरी, जब भी आपके पास काइनेटिक थ्योरी का नाम आ जाए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है और उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली. ठीक है, तो जब भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात आ जाए तो आपको वही याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड आपको क्या रखना है कि फोर्स बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, कि कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं रहता है. इस वजह से कि जिस भी कंटेनर में हम लोग फिल करते हैं कि पूरे के पूरे स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. तो क्या होता है कि जैसा आपने देखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी कम होता है, वेरी वीक होता है, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर होता है.
इस वजह से जो इनका मोशन है, मॉलिक्यूल्स का मोशन कंटिन्यूसली होता रहता है। और जिस भी कंटेनर में हम लोग फिल करते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर को ही क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कैसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं? क्योंकि इनका मूवमेंट तो हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो तो हो रहा है, ये रुकता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। किसकी वजह से? जो वॉल होती है कंटेनर की, उससे क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस वजह से अगर इस कंटेनर फिल कर दिया तो मूवमेंट होता रहेगा, परमानेंटली मूवमेंट होता रहेगा। कहाँ पर जाके रुकेगा? यहाँ पर, जहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जहाँ पर इसकी वॉल है किसकी, कंटेनर की। तो इस तरह से पूरे के पूरे स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं कि हाई कंप्रेसिबिलिटी क्या है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अभी आपने देखा था कि जो स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस था गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, काफ़ी ज़्यादा था। अब इनको एक प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके इनको क्या कर सकते हैं, इनको पास ला सकते हैं, इनको पास ला सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से इस पर प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास हाई वेलोसिटी होती है, उनका जो मूवमेंट है कंटिन्यूसली रैंडमली मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। अब जो मूवमेंट हो रहा है क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं गिवन एरिया ऑन द वॉल इन यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्या होता है कि जो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गिवन एरिया पे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है एक्सर्ट करते हैं उन ऑल डायरेक्शन, चारों के चारों डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, जैसे इस कंटेनर में फिल्ड किया आपने, तो फिल्ड किया है जो वॉल है, जो कंटेनर की वॉल है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन क्या होता है, अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो ये प्रेशर को अप्लाई करते हैं लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, हैव लो डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, इसका बहुत कम रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। मास, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। इस वजह से जो डेंसिटी होती है वो क्या रहती है, बहुत कम होती है इन द केस ऑफ द गैसेस। अगर बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड में, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली गैसेस। तो इस वजह से डेंसिटी होती है किसकी, सॉलिड और लिक्विड की ज़्यादा होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डिफ्यूजिबिलिटी और मिसिबिलिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे तो डिफ्यूजिबिलिटी में क्या होता है, डिफ्यूजिबिलिटी में क्या होता है कि, और मिक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस रहता है मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से अगर किसी भी अदर गैस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, इनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। तो इस तरह से इसका जो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो जाता है, बन जाता है। जब भी अगर कोई अदर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्पेस होता है, लार्ज स्पेस होता है, जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से यहाँ पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल अपने आप से आ जाएगा और वो क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है किसी भी अगर गैस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ में क्या है, एक चीज़ और याद रखिएगा, द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग विद अदर गैस मॉलिक्यूल्स, देयर स्पीड ऑफ मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन मास टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब क्या होता है कि अगर जो मिक्स हो रहा है, किसी अदर गैस के साथ मिक्स हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अदर गैस के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, इसकी स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं, इसकी स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं, और मास और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं कि मास और टेम्परेचर गैस का क्या है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, ये बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हो गया ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गैस लॉ। अब बात करते हैं गैस लॉ की। तो ध्यान समझिएगा कि जो गैस लॉ के अंदर क्या है कि बिहेवियर ऑफ गैस बाय 3 वेरिएबल्स। जो आपका बिहेवियर है गैस का किस पे डिपेंड करेगा, 3 आपके जो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आपके जो गैस लॉ हैं होते क्या है, गैस लॉ आपके बेसिकली सर्टेन कुछ रूल्स हैं
जो कि गैस फॉलो करता है। अगर इन जो आपके 3 पैरामीटर्स दे रखे हैं कोई भी अगर चेंज होता है तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो कि गैस फॉलो करता है, उसी को बोला जाता है गैस लॉ। अब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई पैरामीटर अगर आपने चेंज कर दिया, मान लो अगर कोई भी एक पैरामीटर आपका चेंज हो रहा है, मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम पे भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम और आपका प्रेशर है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या दे रखा, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द अबव पैरामीटर इफेक्ट द अदर 2 पैरामीटर। अगर कोई भी एक पैरामीटर को आपने चेंज किया तो उसका इफेक्ट 2 अदर पैरामीटर हैं उस पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने वॉल्यूम को चेंज कर दिया तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी कुछ ना कुछ इसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स के बारे में, समझ लेते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर को आप कैसे पता करोगे। टेम्परेचर आपका क्या होता है, इंडिकेट करता है किस चीज़ को, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पजेज बाय द मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है आपका, कोई मॉलिक्यूल है आपका, एक मॉलिक्यूल है, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, पजेज करता है, उसको बोलेंगे टेम्परेचर। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी आपका चेंज होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दिया या चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया, हो गया क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। जितना एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स हो रहा है वो आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। इसको और भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाई बम्बार्डमेंट। जो आपके बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिकुलर, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है वॉल पर यूनिट एरिया, उसको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसको भी प्रेशर बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल टू द टोटल एरिया ऑफ द कंटेनर। जो आपका कंटेनर की जो वॉल है उसका टोटल एरिया है, पर जो आपका एरिया है क्या हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो डेफिनेशन कई सारी हो सकती है इसकी, तो आप एक्सप्लेन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, रेशियो ऑफ द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल टू द टोटल एरिया ऑफ द कंटेनर वॉल। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, आपको इतना याद रखना है, बाकी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर आपका क्या है, टेम्परेचर आपका क्या है, किसको इंडिकेट करता है, आपका किसको इंडिकेट करता है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और प्रेशर किसको इंडिकेट करता है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनेटली इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है मॉलिक्यूल्स का, या बोल सकते हैं एक्सपेंडिबिलिटी। ठीक है, तो साथ में क्या होता है, ऑक्यूपाई। जो भी आपका कंटेनर दे रखा होता है उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, जो गैस है आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, उसको क्या बोलेंगे, उसको वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलेंगे। ठीक है, तीनों आपकी जो पैरामीटर्स हैं अब आपको क्लियर हो गए होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। काफ़ी टाइम से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें दे रखा है तो आपको इसको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कि यूनिट्स वगैरह दे रखी हो, तो यूनिट को आपको कैसे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें यूनिट का काफ़ी आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेल्सियस की बात करते हैं, सेल्सियस भी आपकी टेम्परेचर की यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करें, केल्विन दे रखा। अगर इनको इंटरचेंज करना एक दूसरे में तो डिग्री, अगर आपका केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है, आपकी केल्विन आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्वेश्चंस आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करवा दूंगा, एक अलग से सेपरेट क्लास इसकी लेके आऊँगा, जिसमें कि जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर HG में दे रखा होगा, कहीं कहीं mmHg दे रखा होता है, टॉर में भी दे रखा होगा, टॉरिसिली में भी दे रखा होगा। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। 1 mm ऑफ Hg आपका क्या होता है, 1 टॉर होता है। तो ये आपको जो इंटर कन्वर्जन याद रखना है, यूनिट्स, सारी यूनिट्स आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, जैसे अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या बोल सकते हैं 1000 ml आपका होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अब जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है, कब रिलेशन आप देख रहे हैं, जब आपका जो टेम्परेचर वो क्या हो, कांस्टेंट हो।
अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो क्या रिलेशन होता है बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या रिलेशन होता है, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स क्या है, प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, वॉल्यूम के। जब आपका टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है देन प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोई एक गैस है, एक्स आपकी गैस है जो ऑक्यूपाई करती है 500 ml ऑफ गैस है उसके पास। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर आपका क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर आपका क्या है, 2 atm है। तो प्रेशर आपका क्या है, 2 atm है। प्रेशर आपका क्या है, 2 atm है और वॉल्यूम आपका क्या है, 500 ml है। अगर प्रेशर आपने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, आपका डबल अगर आपने किया है तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो लाइन होती है, जो ये लाइन होती है आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन जो लाइन होती है इस तरह से, यहाँ पर आप जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। इस बात को ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल इसको बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं, अगर आपको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, ये एडिशनल एक पॉइंट है। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो था रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जब टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। जब टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम व्हेन प्रेशर कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर जब कांस्टेंट करेंगे तो क्या रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर, तो ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। मीन्स टेम्परेचर क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक वाई आपकी गैस है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करती है, कितनी ही गैस है आपकी, 200 ml आपकी गैस है। टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, 400 केल्विन है। ठीक है, टेम्परेचर आपका क्या है, 400 केल्विन है। तो टेम्परेचर आपका क्या है, 400 केल्विन है। अगर और वॉल्यूम आपका क्या है, 200 है। तो मैंने क्या बताया था, आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम के होता है। अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को आपने हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो इंक्रीमेंट है, जो आपका इंक्रीमेंट है वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ से जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये जो आपका ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, किसका है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। जब आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट है। ये जो यहाँ पर ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आइसोबारिक। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। चलिए आप बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, अब बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ आपको याद रखना है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ एक रॉबर्ट बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया, किसके बीच में, रिलेशन को स्टडी किया। स्टडी द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन इन्होंने क्या किया, इसको स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने क्या पाया, जब कांस्टेंट टेम्परेचर था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, वॉल्यूम जो आपका वॉल्यूम है, जो गैस का वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो रहा था विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। मीन्स यहाँ पे भी क्या है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इस बात को ध्यान रखिएगा। मीन्स इन्होंने क्या देखा जब स्टडी कर रहे थे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो क्या देखा इन्होंने, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था।
वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, साथ साथ प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मीन्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ चलिए अब बात करते हैं। तो बॉयल्स लॉ, इसी को नाम दिया गया बॉयल्स लॉ, इसी को क्या नाम दिया गया, बॉयल्स लॉ। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, तो इस डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में क्या आता है, बॉयल्स लॉ में क्या आता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द ड्राई गैस। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, आपको लिखना है, क्या लिखना है, ड्राई गैस लिखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो आपको याद रखना है वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और जहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट दे रखा है तो बॉयल्स लॉ आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। वहाँ पर क्या होगा, आपका वॉल्यूम आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए अगर पर्टिकुलर कोई अगर गैस अगर दे रखी है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक मास ऑफ द गैस एक दे रखा है, सिंगल दे रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, एक कंडीशन मान लो दे रखी है, तो जो कंडीशन आपको दे रखी है, क्या बताया था मैंने, क्या यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है। तो जब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पर इक्वल टू आ जाता है और के आपका साइन आ जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है बी, जो आपका वी है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन है जो अगर हटेगा तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट के आ जाता है, तो के 1/P आपका आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब P वहाँ चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, P और V आपका हो जाएगा इक्वल टू के आपका क्या है, एक कांस्टेंट, कोई भी आपका कांस्टेंट है। ये तो हो गया इसके लिए। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई दो कंडीशन दे रखी है, अगर आपको कोई दो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है इनिशियली आपके वॉल्यूम दे रखा है V1 दे रखा है और प्रेशर आपका P1 दे रखा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर आपकी दे रखी है, वॉल्यूम आपका V2 दे रखा है एंड प्रेशर आपका P2 दे रखा है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या देखा था, PV इक्वल टू के था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू के एंड P2 V2 इक्वल टू के। जब आप पूरे को दोनों कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है, ये बॉयल्स लॉ इक्वेशन है, क्या है, बॉयल्स लॉ इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर स्टेटमेंट जैसे मान लो पूछ लिया जाता है, अगर मान लो अगर आ जाता है बॉयल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो यहाँ तक आप पूरा करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका जो स्टेटमेंट वो लिखेंगे और यहाँ तक आपको पूरा का पूरा ये लिखना है, अगर आपके टेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं, ये तो हो गया किसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। अगर बॉयल्स लॉ को अगर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है, आल्सो डिफाइंड एज क्या है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज कांस्टेंट, ठीक है। किसका प्रोडक्ट है, आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जो कि क्या आ रही है, 1000 आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1000 आपकी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब यहाँ पर जब आप ग्राफ इसका बनाएंगे, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये जो आपका ग्राफ है इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको बोला जाएगा आइसोकोरिक। जो लाइन होती है, जो ग्राफ में यहाँ पर लाइन बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है, जो लाइन बन रही होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक लाइन बोलते हैं। अगर आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया था, उसमें आइसोथर्मल अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आपका क्या है, अगर आपका क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं उसको आप याद मत रखिएगा। सिर्फ यहाँ पर आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में टेम्परेचर वाला है, माफ़ कीजिएगा, आपके सिलेबस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इसको आप ना ही करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एडिशनल आपको बता दिया। ये इसको बोलते हैं आइसोथर्मिक, क्या बोलेंगे, आइसोथर्मिक लाइन, जो कि पीछे भी आप देख चुके हैं, ठीक है। आइसोकोरिक आपका होता है जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी याद करने की, इतना आप समझ लीजिए। आपको याद ये रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तब आपका क्या होगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। उसमें आपका क्या होता है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये तो था किसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, चार्ल्स लॉ। क्या है आपका चार्ल्स लॉ? तो देखिएगा चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या है, एक जैक चार्ल्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टडी की बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एंड इट्स वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है इसकी स्टडी की। स्टडी करके इन्होंने क्या पाया, इन्होंने क्या पाया कि जो, लेकिन एक कंडीशन और थी कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, वॉल्यूम भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मीन्स वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके था, टेम्परेचर के था। वॉल्यूम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके था, टेम्परेचर के था। अगर फॉर एवरी डिग्री सेल्सियस राइज या फिर फॉल हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम था वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्शन उसमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसी लॉ को नाम दिया गया, अपने नाम पे ही इन्होंने निकाला, इसको नाम दिया गया चार्ल्स लॉ। क्या दिया गया, चार्ल्स लॉ। इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद करना तो कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखना आपको, प्रेशर क्या होता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर आपका चार्ल्स लॉ आ गया वहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इंक्रीज या डिक्रीज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन द टेम्परेचर। कि जैसी फॉर एवरी डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड मीन्स टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जो आपका वॉल्यूम है उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड, उसके किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मीन्स क्या है कि वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी आप याद कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि एक पॉइंट और आ सकता है आपका, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर आपका क्या होता है, 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन, या आप बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, आपका होता है एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर इसको बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, एब्सोल्यूट या फिर केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पर आपका 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या माना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट जीरो, जैसे मैंने बताया आपको 0 केल्विन या फिर बोल सकते हैं आप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि थ्योरेटिकल ये जो वैल्यू है वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या होता है, यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। थ्योरेटिकली तो ठीक है, कॉन्सेप्ट माना जाता है कि 0 जो केल्विन आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क्यों नहीं पहुँच सकती, क्योंकि सारी की सारी जो गैस हैं आपकी लिक्विफाई हो जाती हैं या फिर सॉलिडिफाई हो जाती हैं इस टेम्परेचर पर पहुँचने से पहले। तो थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब साथ में क्या है कि दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर आपको केल्विन में चेंज करना है, पीछे भी मैंने बताया था आपको कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 को आप ऐड कर दीजिए, केल्विन पे आप पहुँच जाएंगे। तो ये है पॉइंट, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं और देख लीजिए पॉइंट को, कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा आप। चलिए और बात करते हैं। हाँ, जो चार्ल्स लॉ है इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ऊपर दे रखी है, एक यहाँ पर दे रखी है। प्रेशर, जो आपका प्रेशर है उसको तो कांस्टेंट आपको रखना ही है। प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को और हमेशा आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो अगर चार्ल्स लॉ की बात होगी तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। प्रेशर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके प्रोपोर्शन होता है, टेम्परेचर का प्रोपोर्शन होता है। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी एक साइन आ जाएगा, जैसे V इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा। V अपॉन, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, V अपॉन T किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर दो कंडीशन आपको दे रखी है, एक बार आपको वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, सेकंड कंडीशन में आपको फिर से वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है, तो आपकी जो इक्वेशन है, जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू K कांस्टेंट। ये आपकी जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं गैस इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में, गैस इक्वेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। तो गैस इक्वेशन में क्या है, गैस इक्वेशन होती क्या है, गैस इक्वेशन एक आपकी इक्वेशन है
जिसका यूज किया जाता है इन केमिकल कैलकुलेशन में। मतलब क्या है कि अब आपका क्या है कि सारे के सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सारे के सारे आपके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो आपका टेम्परेचर और आपका जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है आपका, वो चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे कैसे पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज किस तरह से होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। मान लो आपका वॉल्यूम, आप प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर किस तरह से उसमें चेंज आ रहा है, उसको निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो मीन्स क्या है कि तीनों के तीनों जो पैरामीटर्स हैं आपके जब चेंज हो रहे हैं, उस केस पे कि अगर आपको कोई एक पैरामीटर निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे, गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कोई भी आपका पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे बॉयल्स लॉ में आपका क्या था, बॉयल्स लॉ में आपका क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट था। तो लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है, तब आपको क्या करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, आपका क्या दे रखा है कि जो डेरिवेशन समझिएगा। सबसे पहले क्या है आपका कि गैस लॉ, अगर आपके जो गैस लॉ आपने देखे थे क्या थे आपकी, सबसे पहले आपने बॉयल्स लॉ देखा था। तो बॉयल्स लॉ में आपका क्या था कि जो आपका टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, साथ में क्या है वॉल्यूम आपका वॉल्यूम आपका क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन था किसके, प्रेशर के। ठीक है, ये तो था किसमें, बॉयल्स लॉ में। अब आपका साथ चार्ल्स लॉ में आपका क्या था, प्रेशर आपका कांस्टेंट था, प्रेशर आपका कांस्टेंट था एंड वॉल्यूम आपका क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम आपका दे रखा है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका दे रखा है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इस तरह से आपका आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाएंगे, जब हटता है तो आपका कांस्टेंट आ जाता है, तो के आपका कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे, टी को यहाँ नीचे आ जाएगा, पी आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपके जो गैस इक्वेशन है वो आपकी निकल के आ जाएगी, जिसको बोलेंगे पी वी अपॉन टी इक्वल टू के। पी वी अपॉन टी इक्वल टू के आपकी ये हो जाएगी आपकी गैस इक्वेशन। क्लियर है। अब अगर आप इसको कंबाइन करेंगे, दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपकी क्या गैस इक्वेशन आ गई। अब लेकिन अगर आपकी दो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जहां पर आपका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर आपका T1 है और वॉल्यूम आपका V1 है। ठीक है, सेकंड, इसके बाद एक और कंडीशन, कुछ चेंज हो जाता है, कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है और प्रेशर आपका चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन में आपका क्या आ जाता है, प्रेशर आपका P2 हो जाता है और टेम्परेचर आपका T2 हो जाता है, वॉल्यूम आपका V2 हो जाता है। तो जब आप क्या करेंगे, इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब आपको दे रखा हो, तीनों चीज़ें दे रखी होंगी, तीनों पैरामीटर आपको दे रखे होंगे और चेंज हो रहा होगा किसी न किसी में, कोई भी चीज़ आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, गैस इक्वेशन का यूज़ करके आपको जो पैरामीटर्स है उनको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका गैस इक्वेशन। तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, काइनेटिक थ्योरी एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, इनको डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बॉयल्स लॉ में आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, साथ में क्या है कि जो आपका प्रेशर है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब देखिए अगर आपने क्या किया कि वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया, मान लो जैसे अगर कंटेनर दे रखा था, आपने इसको इंक्रीज कर इतना बड़ा बना दिया, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है उनको यहाँ जो वॉल है कंटेनर की, वहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस मूव करेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करेंगे, इस वजह से जो रीजन रहेगा तो वो क्या होगा, जो वॉल है उस पर स्टैक करने के लिए ज़्यादा लंबी डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ेगा। तो जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दूर तक उनको चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कॉलिजन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी क्या होती है, प्रेशर ही होती है, एक टाइप की प्रेशर ही, उसको प्रेशर ही समझिएगा। प्रेशर डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन पर डिपेंड करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी उन्हें, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, इस वजह से यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन भी कम हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स आपने क्या किया, वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन आपकी डिक्रीज हो जाएगी।
क्लियर है। तो ये तो था इसके बारे में। अगर आप वॉल्यूम को क्या कर दिया, आपने हाफ कर दिया, वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स मॉलिक्यूल स्टैक बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया, छोटा वॉल्यूम हो जाएगा, डिस्टेंस कवर मॉलिक्यूल को कम कवर करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी वो क्या होंगे, स्टैक होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में आपका क्या होता है, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब देखिएगा कि जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहाँ पर टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और टेम्परेचर आप डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और जल्दी जल्दी वो वॉल पे क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होगा, लेकिन प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो आपका क्या होगा कि वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी आपको याद रखने हैं। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है एसटीपी, एसटीपी क्या होता है। तो देखिए, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपको जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, उसको रिलेट करना है, उसको क्या करना है, रिलेट करना है, तो कैसे आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। मीन्स क्या है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, जिससे कि इसको आप क्या कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस आर कन्वर्टेड टू द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देन कंपेयर। तो अगर आपको कंपेयर करना है, जैसे वॉल्यूम को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर और प्रेशर को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू होगी। तो इस वजह से वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, इस वजह से स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर प्रेशर है उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग लेते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 केल्विन। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका वही होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, या क्या और क्या बोल सकते हैं आप, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये आप इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड प्रेशर ये होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका ये होता है। तो ये तो था आपका चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर था। ठीक, लेंथी तो नहीं बोल सकते हैं, आसान चैप्टर है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेंगे एक दो बार, कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जब भी फ्री होऊंगा इसका रिप्लाई आपका जरूर करूँगा। ठीक है, और साथ में क्या है कि इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आप बोलिएगा, तो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दूँगा। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, ज़्यादा 5 या 6 न्यूमेरिकल्स करवा दिए तो आपके सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको अपलोड कर दीजिए। देखिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कर दूँ, लेकिन क्या होता है स्कूल भी देखना पड़ता है और भी बच्चे आते हैं, तो आजकल टाइम कम मिल पा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।